ऑफ आर्यन थ्योरी। आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल के मुताबिक वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर थे, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में खोपड़ियां मिलने के बाद ये दावा किया था कि यहाँ पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया था, जिसमें ये लोग मारे गए। जबकि बाद में हुई रिसर्च में पता चला कि पाई गई खोपड़ियां आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर दिए गए समय काल से काफी बाद की हैं। वहीं हड़प्पा सभ्यता की भी किसी भी साइट पर ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिसे ये पता चल सके कि यहाँ पर बाहर से कोई आक्रमणकारी आए थे। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के मुताबिक आर्यन 1500 बीसी में भारत आए थे, जबकि ह्यूमन स्केलेटल में हुई एक रिसर्च से ये भी पता चला कि 4500-800 बीसी से पहले के बीच यहाँ कोई भी नए लोग नहीं आए थे, जिसका मतलब है कि आर्कियोलॉजिस्ट को भी ऐसी बात का कोई सबूत नहीं मिला जिसके बेस पर यह कहा जा सके कि 1500 ईसा पूर्व में आर्यन आए थे और उन्होंने आक्रमण किया था। वहीं अगर कोई आक्रमणकारी किसी जगह पर आते हैं और वहां आकर बस जाते हैं तो वहां की सभ्यता में यकीनन बदलाव आता है, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा होता है जो पहले जैसा ही होता है, जैसे कि जगह का नाम या कोई खास परंपरा या फिर संस्कृति। लेकिन ऐसे भी कोई सबूत आज तक नहीं मिले। इसके अलावा एक सवाल और जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर आता है वो ये है कि अगर सच में आर्यन बाहर से आए थे, वो पढ़े लिखे थे और उन्हें वैदिक ज्ञान था, उन्होंने वेद लिखे थे, तो उन्होंने अपनी ये सभ्यता भारत पहुंचने से पहले आए देशों में क्यों नहीं फैलाई और वहां आक्रमण क्यों नहीं किया? अगर आर्यन यूरोप से आए थे तो यकीनन उनसे जुड़ी सभ्यता वहां भी तो बची होगी, तो फिर वहां के इतिहास में वैदिक कल्चर का जिक्र क्यों नहीं है? इनमें से किसी भी सवाल के जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। वहीं अगर आर्यन सच में यूरोप से बिलोंग करते थे तो ऋग्वेद या फिर किसी और ग्रंथ में वहां के बारे में कुछ तो पढ़ने को जरूर मिलता। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में कई तरह के पेड़ पौधों का जिक्र है, लेकिन इनमें से कोई भी पेड़ वो नहीं है जो यूरोप के वातावरण में मिलता हो या कभी हुआ करता था। जिनमें भी पेड़ों के बारे में बताया गया वो भारतीय रीजन में कहीं न कहीं पाए जाते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र है और अलग अलग रिसर्च और तकनीकों से पता चल चुका है कि सरस्वती करीबन 2000 बीसी पहले सूखी थी। इसके अलावा ऋग्वेद में मौजूद जियोग्राफिकल लोकेशन पूर्व में गंगा यमुना से लेकर पश्चिम में सिंधु नदी के अंदर ही आते हैं। वहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के मुताबिक 2000 ईसा पूर्व वो समय था जब हड़प्पा सभ्यता यहाँ फल फूल रही थी। और इस तरह देखा जाए तो ऋग्वेद की तारीखों और आर्कियोलॉजिकल डेट्स ऋग्वेद और हड़प्पा सभ्यता में एक मेल बिठाते हैं। और ये तो प्रूव हो ही चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसी मिट्टी के थे, जिसका मतलब है कि ऋग्वेद को लिखने वाले भी बाहरी नहीं थे। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जन्म दिया, जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल शुरू किया, वो ना तो बायोलॉजिस्ट थे और ना ही वैज्ञानिक और ना ही आर्कियोलॉजिस्ट। उनके पास अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ था, तो वो ये था कि भाषीय समानता का सवाल, जिसे दम पर वो इस थ्योरी को भून रहे थे। 1929 में 20वीं सदी के सबसे बड़े नेचुरल साइंटिस्ट में से एक सर जूलियन हक्सले ने एक आर्टिकल में कहा था कि मैक्स म्यूलर 1948 में ऑक्सफोर्ड में आकर सेटल हुए थे और 1853 में उन्होंने आर्यन शब्द को अंग्रेजी में इंट्रोड्यूस किया था, जो एक जैसी भाषा बोलने वाले एक बड़े ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैक्स म्यूलर से गलती ये हुई कि उन्होंने सिर्फ आर्यन लैंग्वेज या फिर उससे जुड़ी भाषाओं के बारे में बात नहीं की, बल्कि आर्यन रेस की भी थ्योरी दी। और ये आइडिया ब्रिटिश और जर्मनी दोनों जगह बड़ी तेजी से फैला। और यहाँ पर लोगों से गलती ये हुई कि उन्होंने आर्यन रेस को एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों से जोड़कर नहीं देखा, बल्कि एक ही समूह को बिलोंग करने वाले लोग समझना शुरू कर दिया। आर्य का सीधा सरल मतलब था तेजस्वी, श्रेष्ठ, जबकि लोगों ने इसका मतलब निकालना शुरू कर दिया एक अलग जाति से बिलोंग करने वाले एक जैसे लोग। 2005 में छिपी बीबीसी की एक रिपोर्ट में NS राजाराम ने कहा था कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी को ब्रिटिशर्स और जर्मन दोनों ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। ब्रिटिश भारतीयों में फूट डालना चाहते थे और जर्मन में उस समय नाजियों का उदय हो रहा था, जिन्होंने इस थ्योरी को अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हथियार बनाया। इस थ्योरी के जरिए ब्रिटिश के लिए एक ऐसे देश में राज करना आसान हो रहा था
जहाँ के लोगों की भाषा, बोली, कल्चर, ट्रेडिशन उनसे बिल्कुल अलग है। उन्हें बस लोगों में इतना विश्वास दिलाना था। आर्यन ने हजारों साल पहले हमला करके उनकी जमीन पर कब्जा किया और वो आज भी ऐसा ही कर रहे हैं, और वो लोग उनके देश को बेहतर बनाने के लिए आए हैं। मिसलीडिंग डेट्स एंड इंडो आर्यन माइग्रेशन। मैक्स म्यूलर ने जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जन्म दिया, उस समय उसने ऋग्वेद और दूसरे ग्रंथों के लिखे जाने के लिए जो तारीखें दी, वहीं पर उससे सबसे बड़ी चूक हो गई। दरअसल मैक्स म्यूलर एक धार्मिक क्रिश्चियन फैमिली को बिलोंग करता था, जिस वजह से उसने आर्यन इन्वेजन और ऋग्वेद के लिए जो तारीखें दी, वो सब की सब 4004 ईसा पूर्व के बाद की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाइबल के अनुसार दुनिया की शुरुआत 4004 ईसा पूर्व से होती है, और यही वजह थी कि मैक्स म्यूलर ने थ्योरी दी कि आर्यन 1500 साल पहले भारत आए और 1200 साल पहले उन्होंने ऋग्वेद को लिखा। लेकिन मेम्फिस यूनिवर्सिटी के मुताबिक, वैज्ञानिक डॉक्टर नाराहारी एकर के मुताबिक, भारतीय ग्रंथों की खगोलीय घटना को देखें तो महाभारत करीब 3067 साल पहले हुई थी, माने आर्यन के भारत में आने से हजारों साल पहले। और अगर हम 3102 साल पहले कलयुग की शुरुआत तारीख माने और 3067 साल पहले वो तारीख जब महाभारत की लड़ाई हुई थी, तो इसका मतलब है कि मानव सभ्यता का जन्म 4000 साल से बहुत पहले ही हो चुका था। वहीं अगर ऋग्वेद को पढ़े तो इसमें भी जिनका जिक्र है वो मैक्स म्यूलर की दी गई डेट से भी ज्यादा पुरानी साबित हो चुकी हैं, जैसे सरस्वती, जिसका जिक्र ऋग्वेद में कई बार किया गया और ये इस ग्रंथ में सबसे प्रमुख नदी थी। रिसर्च के मुताबिक ये नदी 1900 साल पहले तक आते आते सूख गई थी, जिसका मतलब है कि इस नदी ने 3000 साल पहले धीरे धीरे सूखना शुरू कर दिया था। अब अगर आर्यन 1500 ईसा पूर्व में भारत आए थे और 1200 ईसा पूर्व पहले उन्होंने ऋग्वेद लिखा था, तो उन्हें सरस्वती नदी के बारे में कैसे पता चला? अगर वो बाहर से आए, आक्रमणकारी थे, तो ये कैसे पॉसिबल है कि उनके आने से 400 साल पहले सूख चुकी नदी के बारे में उन्हें इतनी सारी बातें पता थी और उन्होंने इसके बारे में ऋग्वेद में भी लिख दिया? हाँ, लेकिन इस बात को समझने में लोगों को कई साल लग गए। यहाँ तक कि मैक्स म्यूलर ने तो ये भी लिखा था कि मुझे क्रिटिसाइज करने वाले लोग सभी लोगों से सहमत हूँ। या तो इन वैदिक ग्रंथों को 1000, 2000 या फिर 3000 साल पहले लिखा गया, फिर दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो ये बता सके कि ये कितने पुराने हैं। वहीं अगर हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की बात करें तो अब तक हुई खुदाई में जो सबूत मिलते हैं, उनके मुताबिक हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 साल पहले अपने सबसे सुनहरे दौर को जी रही थी। लेकिन उसके बाद इस सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था, जिसका कारण कोई आक्रमण नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले अवशेष से पता चलता है कि 1900 से 1300 साल पहले के बीच यहाँ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह सिंधु नदी और यमुना नदी के प्राकृतिक रूप से बहाव में परिवर्तन था, जिसके कारण यहाँ पर बाढ़ आने लगी थी और अनाज की कमी पड़ने लगी थी। वहीं ऐसा ही कुछ कालीबंगा और सिंधु सभ्यता से जुड़ी दूसरी साइट्स पर भी हुआ था, जहाँ बाढ़ या फिर सूखे के कारण लोगों ने अपने शहर छोड़कर नई जगहों की तलाश करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण ये सभ्यता पश्चिम से पूर्व और दक्षिण की तरफ जाने लगी। वहीं कई रिसर्चर्स की माने तो 2200 से 2000 साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा पड़ा था, जिसका असर सबसे ज्यादा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं पर हुआ था। और खुदाई में मिले सबूतों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उन दिनों व्यापार के लिए मिस्र और मेसोपोटामिया तक जाया करते थे, जिस वजह से जब मेसोपोटामिया में बाढ़ के कारण अकाल पड़ा तो इसका असर हड़प्पा सभ्यता पर भी हुआ। ये अकाल इतना भयंकर था कि इस परिवर्तन ने जमीन पर रेंगने वाले कई कीड़ों मकोड़ों तक का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था और इसका असर उस समय 300 सालों तक रहा था। रिसर्चर्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह उत्तरी अटलांटिक के तापमान में आया बदलाव था, जिसके कारण यहाँ से बनकर आने वाली नदियों टिग्रिस और यूफ्रेट्स में पानी का स्तर बढ़ गया और इसके कारण इसे जुड़े शहरों में बाढ़ आने लगी। वहीं इसका असर नील नदी पर भी पड़ा था, जिसके किनारे मिस्र सभ्यता की शुरुआत हुई थी।
इस जलवायु परिवर्तन के कारण मिस्र का 500 साल पुराना साम्राज्य तबाह हो गया था। और क्योंकि हड़प्पा व्यापार के लिए इन सभ्यताओं पर निर्भर था, इसलिए इस आपदा के कारण हड़प्पा सभ्यता का व्यावसायिक ढांचा पूरी तरह गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये सभ्यता अपना रंग खोने लगी और जिंदा रहने के लिए अपने शहर छोड़ पलायन करने लगी। जिसका मतलब साफ है कि द्रविड़, जिन्हें सिंधु सभ्यता का हिस्सा माना जाता है, वो किसी आक्रमण की वजह से दक्षिण की तरफ नहीं गए, बल्कि ये एक प्राकृतिक पलायन था जो इंसान हजारों सालों से करता आया है। इंडो आर्यन माइग्रेशन। जब अंग्रेज भारत आए थे, उस समय भारत एक नहीं था, बल्कि छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था, जिन्हें अलग अलग हिंदू और मुस्लिम राजा रूल करते थे। अब मुस्लिम राजाओं को लेकर तो इतिहास साफ था कि वो अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से यहाँ आए। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, कुछ भारत को लूटकर वापस चले गए और कुछ ने यहीं अपना सत्ता जमा ली। लेकिन हिंदू सभ्यता को लेकर अंग्रेजों के मन में कई सवाल थे। हिंदू का रहन सहन, जीने का तरीका उन सब से अलग था जो अब तक अंग्रेजों ने देखा था। इनकी भाषा, वेदों का ज्ञान अंग्रेजों की स्पिरिचुअलिटी पर भी सवाल खड़े कर रहा था। ऐसे में उन्होंने इसमें खामियां निकालना शुरू किया। और जो अंग्रेजों ने पहली चीज नोटिस की वो ये कि भारत में लैंग्वेज और कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। खास तौर पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत की भाषा एक दूसरे से काफी अलग है। दूसरी बात ये कि उत्तर भारत में उन्हें लाइट कलर यानी गोरे रंग वाले लोग दिखे, जबकि साउथ इंडियन की स्किन डार्क थी। और तीसरी बात ये कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच डिस्क्रिमिनेशन फाइनेंशियल स्टेटस, पोस्ट और स्किन कलर के बेस पर होता है, वो चीज यहाँ पर कास्ट के बेस पर होती है। यहाँ पर अपर क्लास में ब्राह्मण आते हैं जो पढ़े लिखे हैं और उन्होंने ही वेदों की रचना की। इसके क्षत्रिय जो युद्ध करते हैं और राज करते हैं, और तीसरे वैश्य जो व्यापार करते हैं। इसके अलावा चौथे शूद्र और जिन्हें लोअर क्लास भी समझा जाता है। जब अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये सभी लोग एक ही सभ्यता को बिलोंग करते हैं, उन्हें लगता था कि ब्राह्मणों का गोरा होना और पढ़ा लिखा होना बताता है कि उनकी सिविलाइजेशन हजारों साल पहले यूरोप से यहाँ आई थी। थ्योरी ये दी गई कि आर्यंस का घर सेंट्रल एशिया, पूर्वी एशिया या फिर यूरोप हो सकता है, जहाँ पर वो रहते थे। वहीं आर्यन के माइग्रेशन और भारत में इन्वेजन के लिए क्लाइमेट चेंज और सूखे को मेन कारण बताया गया है। थ्योरीज के मुताबिक 4200 या फिर 4100 बीसी पहले यूरोप के मेजर क्लाइमेट चेंज देखने को मिला था, जिसकी वजह से यूरोपियन देश ज्यादा ठंडे होने लगे और यहाँ पर खाने और पीने का अकाल पड़ गया, जिसके बाद यहाँ से आर्यन माइग्रेट होकर भारत आए। इन थ्योरीज के जरिए ये साबित किया गया कि भारत में यूरोपियंस का ही जीन है और आर्यन इंडो यूरोपियन है। अब इस बात से तो ये डिनाई नहीं किया जा सकता है कि हजारों सालों के माइग्रेशन के कारण दुनिया भर में जीन्स फ्लो हुआ है। हाँ, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी के मुताबिक भारत में जीन फ्लो पश्चिम से पूर्व की तरफ था। माने पश्चिमी देशों से आए लोगों की वजह से यहाँ के जीन में बदलाव आए, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर अपनी सभ्यता बसाई। इस थ्योरी में कहा जाता है कि उस समय द्रविड़ सिंधु नदी के किनारे रहते थे और लेकिन जब आर्यन आए तो उन्हें मजबूरन साउथ की तरफ मूव होना पड़ा। जबकि पिछले एपिसोड में हम आपको बता ही चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसी आक्रमण के कारण नहीं बल्कि प्राकृतिक कारणों की वजह से पूर्व और दक्षिण की तरफ मूव हुए। माने आर्यन के भारत में आने के लिए जो समय दिया जाता है 1500 ईसा पूर्व है। उस समय तक सिंधु घाटी के आधे से ज्यादा आबादी पूर्व और दक्षिण में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी थी और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा जैसे कई शहर वीरान पड़ने लगे थे। अब जब शहर खाली पड़े थे तो आर्यन ने बाहर से आकर आक्रमण किस पर किया? वहीं उत्तर सरिया में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है हिटीज। माना जाता है कि इन लोगों के ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में कई समानताएं हैं और आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर यकीन करने वाले लोग इसे भी अपने तर्कों में शामिल करते हैं। यही नहीं, इस थ्योरी को मानने वाले कई स्कॉलर ये भी कहते हैं कि ऋग्वेद में जिस नदी के बारे में बताया गया है वो असल में पाकिस्तान में बहने वाली सीजनल रिवर
घाघर हकरा है, जबकि ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों में हुई रिसर्च और सैटेलाइट पिक्चर से भारत में एक ऐसी रहस्यमय नदी के होने का पता चलता है जो हिमालय से निकलकर अरब सागर तक जाती थी और कई जगह पर ये नदी काफी ज्यादा चौड़ी थी, जिसे इस नदी के बहाव और जल स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन क्या वही रहस्यमय नदी है जिसके बारे में ऋग्वेद में लिखा गया है? अगर हाँ, तो ये नदी सूखी कैसे? जानेंगे प्राचीन भारत की रहस्यमय नदी सरस्वती के बारे में, और ये भी कि इस नदी का आर्यन से क्या कनेक्शन है। डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट रिवर सरस्वती। आर्यन थ्योरी एक सच है या झूठ, ये जानने के लिए सरस्वती नदी कभी थी या नहीं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र कई बार है। इस ग्रंथ में इस नदी के बारे में 60 बार लिखा गया है, जिसका मतलब है कि जिस समय वेदों को लिखा जा रहा था उस समय भारतीय सभ्यता में सरस्वती नदी का रोल बहुत बड़ा था। ऋग्वेद शाखा 2:41-16 में इसे सर्वश्रेष्ठ माँ, सर्वश्रेष्ठ नदी, सर्वश्रेष्ठ देवी कहा गया है। वहीं ग्रंथ में कई जगह इसे 7 नदियों में सर्वश्रेष्ठ और सभी नदियों की माँ भी कहा गया है। ग्रंथ के अनुसार ये पहाड़ों से तेज बहती हुई आती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है। सरस्वती की वजह से इसके किनारे बसी सभ्यता जीवित थी, जिस वजह से लोग इसे भगवान का दर्जा देते थे और इसकी पूजा करते थे। वहीं ऋग्वेद में कई महान ऋषियों का भी जिक्र है जिनका सरस्वती नदी के साथ एक खास कनेक्शन था, जैसे ऋषि वशिष्ठ, ऋषि जमदग्नि, ऋषि गृत्समत और ऋषि भारद्वाज। इसके अलावा कई राजाओं के बारे में भी ऋग्वेद में बताया गया है, जैसे राजा दिवोदास, जिनके लिए कहा जाता है कि वो काशी के पहले राजा थे, जिसे आज हम वाराणसी और बनारस कहते हैं। ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद, जिसकी रचना 4 वेदों में सबसे बाद में हुई थी, उसमें भी सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। लेकिन ग्रंथों में मौजूद ये नदी असल में कभी थी भी या नहीं, चलिए अब इसे समझते हैं। 1862 से लेकर 1943 तक हुए कई सर्वे के बाद जियोलॉजिस्ट सर ऑरियल स्टीन का कहना था कि ऐसी एक नदी मौजूद थी जो तब सूखना शुरू हुई जब सतलुज नदी ने अपने बहने का रास्ता बदल लिया, जो उस नदी के पानी का सबसे बड़ा स्रोत थी। और ग्रंथों की माने सरस्वती ही सभी नदियों की माँ थी, जिसमें बाकी सारी नदियां आकर समाती थी। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि जिस नदी के बारे में जियोलॉजिस्ट सर ऑरियल स्टीन ने बताया वो सरस्वती थी। वहीं 1978 में सैटेलाइट से ली गई कई तस्वीरों के बाद नासा और इसरो ने ये खुलासा किया कि भारत में एक प्राचीन नदी बहती थी, जिसकी एवरेज चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर थी, लेकिन कई जगहों पर ये 14 किलोमीटर तक भी चौड़ी थी। अब अगर ऋग्वेद में सरस्वती नदी के वर्णन और सैटेलाइट्स इमेज में मिली नदी के अवशेषों को मिलाएं, तो ये भी पता चलता है कि प्राचीन भारत में सरस्वती नदी बहती थी। इसके अलावा 1990 में अमेरिकन लैंडसेट सैटेलाइट के एक एरियल सर्वे में भी भारत में एक 1000 मील लंबे सूखे ट्रैक की तस्वीरें सामने आई, जो हिमालय से दक्षिणी तट की तरफ थी। ये वही रास्ता है जहां पर ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बहने की बात कही गई थी। इस खोज के कुछ सालों बाद 1994 में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की सैटेलाइट की कलर तस्वीरों ने भी उसी जगह 3 से 12 किलोमीटर चौड़े निशान दिखाए। 1998 में जब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पोखरण ऑटोमेकी टेस्ट हुआ था, तो उस समय यहाँ पर जमीन में 70 मीटर नीचे तक खुदाई की गई थी, ये जानने के लिए कि मिट्टी पर रेडियो एक्टिव मटेरियल का कोई असर तो नहीं होगा। और इसी दौरान जब खुदाई में पानी मिला तो जांच में पता चला कि ये पानी हिमालय के ग्लेशियर्स का है, जिससे ये साबित होता है कि यहाँ मिले नदी के अवशेष कहीं न कहीं सरस्वती नदी के ही थे। हाँ, लेकिन ये नदी सरस्वती थी या नहीं, इसे लेकर अभी भी स्कॉलर्स की राय बटी हुई है और हम भी इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऋग्वेद में सरस्वती नदी का जिक्र है तो इतना तो जरूर साफ हो जाता है कि ऋग्वेद को 1200 BC से कई हजार साल पहले लिखा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया गया है।
तो तभी पॉसिबल है जब ऋग्वेद को लिखने वालों ने इस नदी को देखा हो। वहीं इसके अलावा महाभारत में भी सरस्वती नदी का जिक्र मिलता है। महाभारत में बलराम सरस्वती नदी की कसम खाकर ही प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो युद्ध में भाग नहीं लेंगे। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के पास से ही होकर गुजरती है, वही जगह जहां पर मनुस्मृति में नदी के सूखने का जिक्र है, जो प्रूफ करता है कि ऋग्वेद 2000 BC से भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। वहीं ऋग्वेद की शाखा 10, 75 और 5-6 के मुताबिक उस समय वैदिक लोग पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में गंगा नदी के किनारे तक बसे हुए थे। और पिछले एपिसोड में मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हड़प्पा सभ्यता वैदिक कल्चर का हिस्सा थी। यही नहीं, सारी तारीखों और घटनाओं को देखें तो पता चलता है कि ऋग्वेद हड़प्पा सभ्यता के अस्तित्व में आने से भी ज्यादा पुराना है। कई रिसर्च से पता चलता है कि सरस्वती नदी 1800 से 2000 BC पहले सूखी थी और इस नदी का हड़प्पा सभ्यता से गहरा रिश्ता था, जो उस खोज से भी साबित होती है जो साल 1968 में हुई थी। लेकिन ऐसा क्या मिला था 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसने आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर यकीन करने वालों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया और साबित किया कि सरस्वती कोई काल्पनिक नदी नहीं थी। कैसे हुआ सरस्वती नदी का अंत? 1968 में हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगान इसलिए खत्म हो गया क्योंकि इस शहर के पास बहने वाली नदी सूख गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सभ्यता समाप्त हो गई। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के शहर कालीबंगा की डिस्कवरी राजस्थान में हुई थी, जहाँ पर हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के पहले के कुछ अवशेष मिले थे। और जब रेडियो कार्बन तकनीक से ये पता लगाया गया कि इस शहर की सभ्यता कितने साल पहले खत्म हुई, तो पता चला कि कालीबंगा शहर करीब 1800 BC में खत्म हो गया था, माने उसी समय जब सरस्वती नदी सूखी थी। जिसका मतलब साफ है कि जो नदी इस शहर के पास बहती थी वो सरस्वती ही थी। और क्योंकि सरस्वती का जिक्र ऋग्वेद में कई बार किया गया था, इसे ये माना जा सकता है कि वेदों को लिखने वाले वैदिक लोग हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा थे। रिसर्च के मुताबिक सरस्वती नदी के सूखने की वजह इसमें मिलने वाली नदियों का रास्ता बदलना था। दरअसल सरस्वती में मिलने वाली यमुना नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था। यमुना नदी के रास्ता बदलने की वजह भूकंप को बताया जाता है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक सबूत मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन कालीबंगन शहर की जांच के दौरान भी आर्कियोलॉजिस्ट को भूकंप के सबूत जरूर मिले थे, जिसे इस बात को आधार जरूर मिल जाता है। रिसर्च की माने तो रास्ता बदलने के बाद यमुना पूर्व के गंगा में जाकर मिलने लगी थी। वहीं सतलुज भी प्राकृतिक घटना के कारण दक्षिण पश्चिम की तरफ बहने लगी, जिसकी वजह से सरस्वती का जल स्तर घटकर लगातार कम होने लगा और जिस ग्लेशियर के पिघलने से ये नदी बनती थी वो भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये नदी सूखने लगी। हाँ, लेकिन सरस्वती नदी को सूखने में एक लंबा समय लगा, जिसे यहाँ के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और नदियों के सूखने के कारण ही इनके किनारे बसी सभ्यता भी खत्म हो गई और जो लोग बच गए उन्होंने पूर्व और दक्षिण की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। कई रिसर्च में पता चलता है कि आज से करीब 2200 से 1900 BC में पूरी दुनिया में सूखा छा गया था, जिसकी वजह से दुनिया की कई और नदियां भी सूख गई थीं और दुनिया भर में पड़े इसी सूखे के कारण हड़प्पा और उस जैसी कई सभ्यताएं खत्म होना शुरू हुई थी। जिसका मतलब ये भी है कि हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का कारण कोई आक्रमणकारी नहीं था, बल्कि प्राकृतिक आपदा थी, जिससे ये साफ होता है कि 1500 BC आर्यन इन्वेजन जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। 1922 में जब पहली बार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी, तब से लेकर अब तक इनसे जुड़ी 2000 से ज्यादा सेटलमेंट साइट मिल चुकी हैं और इस सभ्यता से जुड़ी ज्यादातर साइट्स एक रहस्यमय प्राचीन नदी के किनारे ही बसी है, जिसे ऋग्वेद में सरस्वती कहा गया है। जिससे साफ है कि यहाँ के लोग किसी आक्रमणकारी के कारण जगह छोड़ने पर मजबूर नहीं हुए, बल्कि सूखे के कारण वो यहाँ से गए। यही नहीं, डेली मेल में छपी एक रिसर्च में भी कहा गया था
कि 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंज ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2003 से 2008 के बीच पाकिस्तान में रिसर्च की गई थी। रिसर्च का एरिया अरब सागर से लेकर पाकिस्तान की पंजाब और पश्चिमी थार रेगिस्तान तक था। इस रिसर्च में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान और रोमानिया के जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट ने हिस्सा लिया था, जिसके बाद सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और साइट पर इकट्ठा किए गए डेटा को एनालाइज करने के बाद रिसर्च ने इस जगह का एक डिजिटल मैप तैयार किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि उस समय यहाँ की जमीन की कंडीशन कैसी थी और किन कारणों से उसमें बदलाव हुए। हाँ, लेकिन इस रिसर्च का रिजल्ट भी पहले ही रिसर्च से काफी मिलता जुलता था। इस रिसर्च में पता चला कि यहाँ की मिट्टी बारिश की कमी के कारण सूखने लगी थी। वहीं जिस जगह पर सरस्वती नदी सूखी उसे विनाशना कहा जाता है। अब वैसे तो एग्जैक्टली आज तक किसी को भी नहीं पता चल पाया है कि ये जगह एक्चुअल में है कहाँ। हाँ, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये जगह कालीबंगा या फिर राजस्थान में कहीं हो सकती है। स्कंद पुराण में ये भी लिखा है कि सरस्वती पुष्करनारायण के बाद जमीन के नीचे बहती थी। कई खोज के बाद पता चला कि पुष्करनारायण एक जंगल था जो राजस्थान में है। हालांकि इस बात की पुष्टि के लिए अभी कई और पुख्ता सबूतों की जरूरत है।